हिम्मत करके मैं दरख्त से नीचे उतरा और उसके बाद पैदल ही बस्ती की जानिब चल पड़ा। फासला काफी था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं वहां तक पहुंच न सकता। बस्ती खामोशी और सन्नाटे में डूबी हुई थी। कच्चे पक्के बोसीदा मकानों में खामोशी तारी थी। बस्ती के मकीन सो गए थे। मैं अपनी पसंद की जगह तलाश करने लगा और फिर एक मकान में दाखिल हो गया। मुझे और किसी चीज से कोई गर्ज नहीं थी। मुझे अपने मतलब की अशिया दरकार थी। मकान के मुख्तलिफ गोशों के चक्कर लगाते हुए बिल आखिर मैंने किचन तलाश कर लिया और ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि किचन में मेरी मतलूबा अशिया मौजूद थी। दूध की 2 बोतलें मैंने अपने कब्जे में की, बिस्किटों के 2 डब्बे और इसके साथ साथ ही एक कंबल। ये सारी चीजें मैंने एहतियात से संभाली और उन्हें लेकर वहां से निकल आया। जिस खामोशी से मैं यहाँ तक आया था, इसी खामोशी से वापस अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मुझे कामयाबी की इस कदर उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद मैं वापस दरख्त पर पहुंच गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। लड़की बुखार से फुनक रही थी और उसके खुश्क होंठ बार बार जुबान से तर हो रहे थे। उसकी कैफियत कुछ अजीब सी हो गई थी। मैं चंद लम्हात उसे तशवीश की निगाहों से देखता रहा। जगाकर कुछ खिलाना पिलाना मुनासिब नहीं था। अलबत्ता मैंने वो कंबल उसे उड़ा दिया और इस तरह उसकी निगरानी करता रहा कि वो दरख्त से नीचे न गिरने पाए। फिर न जाने किस वक्त मुझे भी नींद आ गई और नींद आने के बाद सारा माहौल निगाहों से ओझल हो गया। सुबह की किरणें फूट आई थी और लड़की जाग गई थी। वो हैरान निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर मुझे जागते देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने उठकर बैठने की कोशिश की और मैं भी संभल कर उठ गया। मैंने उसे कहा, तुम लेटी रहो, मेरा ख्याल है जल्दबाजी ना करो। ये कंबल कहाँ से आया? जीप में तो नहीं था। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ठीक हूँ। क्यों, क्या बात है, क्या हो गया? मैंने एक बार फिर उसकी पेशानी देखी। बुखार अब भी शदीद और तेज था, लेकिन वो बाहिम्मत थी, इसलिए बर्दाश्त कर रही थी। उसने फिर वही सवाल किया, ये कंबल कहाँ से आया? कुछ खाना पीना पसंद करोगी क्या? उसने हैरत से आंखें फाड़ी और मैंने दूध की बोतल उसके सामने कर दी। अरे ये कहाँ से आई? और ये कंबल? ओहो। उसने अजीब से अंदाज में मुझे देखा। उसकी आंखों में एक खास कैफियत उभर आई थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम बस्ती गए थे? हाँ। क्यों? तुम्हारे लिए? मेरे लिए? हाँ, तुम्हें बुखार हो गया है, मगर तुमने ये खतरा क्यों मोल लिया? जानते हो वो बस्ती कैसी है? मैंने सवाल किया और वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, दूध और नहीं है? है। तुमने कुछ खाया पिया? नहीं, दूध की एक बोतल और है। और ये क्या है? बिस्किट। खोलो इन्हें, उसने कहा और फिर खामोशी से बिस्किट खाती रही। मैंने भी उसका साथ दिया। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही थी। फिर उसने कहा, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे डियर? तुमने मुझे अपने नाम के अलावा और कुछ नहीं बताया। मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊंगा तो शायद तुम यकीन ना करो। कर लूंगी। कौन हो तुम? बस एक आवारा गर्द। यहाँ क्यों भटक रहे थे? निकल आया था यहाँ किसी के साथ। वो मुझे छोड़कर चला गया और मैं भटकता रहा। क्यों निकल आए थे यहाँ? सैरो सियाहत करता हुआ। तुम्हारा जरिया मुआश क्या है? आवारा गर्द। और इस आवारा गर्दी से कुछ हासिल हो जाए। मैं खजानों की तलाश में हूँ। ओह, दीवाने हो? उसने आहिस्ता से कहा। हो सकता है यही दीवानगी एक दिन काम आ जाए। कोई ढंग के आदमी क्यों न बन सके? ढंग का आदमी बनने की कोशिश की, कई साल तक करता रहा हूँ। नाकाम रहने के बाद बस बेढंगा हो गया हूँ। मैंने कहा और हंस पड़ी। तुमने मेरे साथ वाकई बहुत अच्छा सलूक किया है। मैं तुम्हें इसका क्या सिला दे सकती हूँ? कुछ नहीं, मैंने सर्द लहजे में कहा। कोई खतरा तो नहीं महसूस किया रात में? बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है वो लोग हमें खो चुके हैं। हाँ, मुझे भी यकीन है कि वो इस समत आने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? बस यूं ही। अब क्या प्रोग्राम है? ये बताओ, मैं तुम्हें कहाँ ले जा सकता हूँ? मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पहुँचा देना चाहता हूँ कि जहाँ तुम महफूज रहो और उसके बाद चला जाऊंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ रीटा फ्रेडी, कि ना मुझे तुमसे कोई लालच है और ना मैं तुम्हारे जरिए कोई अपना काम निकालना चाहता हूँ। मुझे यकीन है, जाहिर है मैं भी पागल नहीं हूँ। हालात का जायजा ले सकती हूँ। जिम होस्टन अगर मिल जाता, मगर छोड़ो। अच्छा सुनो, चलो नीचे उतरते हैं। मुझे सहारा दो। बदन वाकई कमजोरी महसूस कर रहा है। गालिबन जख्म की वजह से बुखार हो गया है, लेकिन ये कोई तशवीशनाक बात नहीं है। मैंने उसे सहारा देकर दरख्त से नीचे उतारा। वो जीप की तरफ चल पड़ी। मैंने उसे वहीं रोका और कहा कि मैं जीप लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वो हंस पड़ी। फिर कहने लगी, इस वक्त भी मैं कमजोर नहीं हूँ, तुम बेफिक्र हो। जीप के करीब पहुंचकर अलबत्ता उसने मुझसे कहा, जीप तुम ड्राइव करोगे? कहाँ चलना है हमें? जहाँ मैं बताऊं, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। जीप मैंने आगे बढ़ा दी थी। वो कंबल ओढ़ कर लेट गई। उसने कहा, महसूस ना करना अगर मैं लेट जाऊं तो। मुझे समत तो बता दो, किधर चलना है मुझे? ओहो हाँ, वाकई मैं तुमसे बातें करती रहूंगी, तुम इत्मीनान रखो। वैसे इस वक्त हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्या वहाँ से किसी आबादी में पहुँच जाने के इम्कानात हैं? हाँ। मैं खामोश हो गया। लड़की भी खामोश हो गई थी। गालिबन उस पर गुनूदगी तारी होने लगी थी। मैंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया और जीप आगे बढ़ाता रहा। वैसे दिल ही दिल में इन वाकयात पर हंस रहा था।
गुस्सा भी था, लेकिन अब गुस्सा जहन से निकाल दिया था। एक बात जो दिल में तय कर ली थी उस पर अमल पैरा होना चाहता था, बशर्ते कि यहाँ से निकल जाने का मौका मिल जाए। मैंने फैसला किया था कि अगर किसी मुनासिब आबादी तक पहुँच गया तो खामोशी से अपने वतन वापस लौट जाऊंगा और इसके बाद ये मामला उन लोगों के सामने रख दूंगा, बाद में जो कुछ भी तय हो। जरूरी तो नहीं था कि मैं शहबाज अहमद साहिबी का महकूम रहता। जीप दौड़ती रही। उसने चंद लम्हात के बाद गर्दन हिलाकर कहा, वो सामने जो पहाड़ियां नजर आ रही हैं, हमें उस समत चलना है। रास्ता हैरत अंगेज तौर पर हमवार था और पहाड़ियों तक पहुंचने में कोई ऐसी रुकावट हायल नहीं थी जो हमारे लिए बायस दिक्कत होती। चुनाचे मैं सफर करता रहा। अलबत्ता ये सफर आसानी से तय न हुआ क्योंकि पहाड़ियों का फासला काफी था। कुछ देर के बाद हम उन पहाड़ियों के बिल्कुल करीब पहुंच गए और उसने कंबल उतार दिया और उठकर बैठ गई। वो जो रखना नजर आ रहा है उस सम चलना है, उसने कहा और मैं उस रखने की जानिब बढ़ने लगा। रखना क्या था, पहाड़ी दरमियान से कट गई थी और उसके दरमियान इतनी जगह मौजूद थी कि उसमें से जीप निकाली जा सके। चुनांचे लंबा फासला तय करना पड़ा। हमारे 2-2 फुट के फासले पर इतनी बुलंद दीवारें थीं कि हम उनकी बुलंदियों को देख भी नहीं सकते थे। लेकिन ये फासला तय करने के बाद हम दूसरी जानिब निकल आए और उस तरफ पहुँचते ही अचानक ही कुछ अफराद हमारे इर्द गिर्द फैल गए। उनके हाथों में राइफलें थी और वो पहाड़ी लिबास पहने हुए थे। सर पर बड़े बड़े बालों वाली टोपियां थी। फिर लड़की को देखकर उन्होंने राइफलें झुका ली और फौरन ही उसके करीब पहुंच गए। मैडम रीटा, आप आ गईं? हाँ, क्यों? क्या तुम लोगों को मेरा इंतजार था? मिस्टर जिम होस्टन आपके लिए बहुत परेशान थे। ओह, जिम होस्टन यहाँ वापस आ चुके हैं? रीटा ने सवाल किया। जी। और रीटा खामोश हो गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे मददगार और मेरे साथी। इन्हें इज्जतो एहतराम के साथ ले जाओ और इनके लिए माकूल कयाम का बंदोबस्त करो। तमाम आसानियां इन्हें फराहम की जाएं। जी मैडम, उनमें से एक ने कहा और मैंने रीटा से कुछ कहना चाहा। रीटा, बाद में मेरी तुम्हारी गुफ्तगू हो जाएगी डियर शाह, बिल्कुल बेफिक्र रहो। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मैं जरा जा रही हूँ। मैंने उन पहाड़ियों में बड़े बड़े गारों के दहाने देखे। ऐसे ही एक दहाने से मुझे अंदर ले जाया गया था। अकल साथ नहीं दे पा रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि किस्सा क्या है, लेकिन बहरतौर जो कुछ भी था अब बर्दाश्त तो करना ही था। जिस जगह मुझे ले जाया गया था वो एक पहाड़ी गार था, लेकिन कमाल का गार था। यहाँ आसाइश की तमाम चीजें मुहैया की गई थी। बेहतरीन बिस्तर लगा हुआ था। गारों ही में से एक हिस्से को बाथरूम की शक्ल दे दी गई थी और वहाँ भी जरूरियात जिंदगी मसनूई अंदाज ही में सही लेकिन मौजूद थी। मैंने मुंह हाथ धोया। लिबास, क्योंकि मेरे पास और कोई मौजूद नहीं था, इसलिए लिबास का मामला बस यूं ही सा रहा और इसके बाद बिस्तर पर लेट गया। बेपनाह थकन जहन पर सवार थी। अब तक आसाबी तौर पर अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद जो नींद आई तो ऐसी आई कि मुझे कुछ होश ही न रहा। जागा तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। एक शख्स गालिबन मेरे जागने ही का मुंतजिर था। फौरन ही उसने कहा, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ जनाब। आप इतनी देर सोते रहे, मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। सुनो, मैंने उसे आवाज दी और वो मेरे करीब आ गया। जी, मिस रीटा कहाँ हैं? वो बीमार हैं और डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी है। तुम खाना ले आओ, उसके बाद मैं उनसे मुलाकात करूंगा, मैंने कहा और वो शख्स बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद बेहतरीन किस्म का खाना मेरे सामने आ गया और उस वक्त ये खाना देखकर मेरी भूख भी बेपनाह बढ़ गई। चुनाचे जो कुछ था चट कर गया। उसके बाद कॉफी भी मुझे पेश की गई। बाद में मैंने फिर वही सवाल दोहराया जो रीटा से मुतालिक था। सर, आपको इंतजार करना पड़ेगा। मिस रीटा की हालत अभी ऐसी नहीं है कि आप उनसे मुलाकात कर सके। मैं उन्हें देख तो सकता हूँ, मैंने कहा। नहीं सर, इसकी इजाजत नहीं है। आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ये कौन सी जगह है? मैंने सवाल किया। इस सिलसिले में हमें कुछ बताने की इजाजत नहीं है, आप बराए करम आराम करें, उसने कहा और इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल गया। मैं खामोशी से सूरत हाल पर गौर करता रहा। ज़हनी कैफियत अजीब सी हो रही थी, न जाने क्या चक्कर है। बहरतौर ये सब बहुत पुरस्कार था, लेकिन किसी भी किस्म की जल्दबाजी करके मैं अपने लिए मसाइल नहीं पैदा करना चाहता था। चुनांचे खामोशी से सूरत हाल का जायजा लेता रहा। रात हुई तो सो गया। दूसरी सुबह मुझे बड़े एहतमाम से नाश्ता पेश किया गया। इसके बाद ये दिन भी गुजर गया। शाम तक इंतहाई बोरियत हो गई थी। चुनांचे गार के दहाने से बाहर निकल आया। इन दहानों में दरवाजे तो नहीं थे, मुझे बाहर जाने से रोका नहीं गया था। मैं उन गारों में सफर करता रहा। बहुत से वसी और अरीज गार यहाँ फैले हुए थे और मुझे उनके बारे में सूरत हाल मालूम न थी। बस जिस गार में मेरी रिहाइश थी वही मैं देख सका था और मैंने वहाँ बहुत से लोगों को देखा था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी मुझे घूमते हुए कि एक दराज कामत आदमी जिसकी आंखें बहुत छोटी छोटी और चमकदार थी और जिस्म निहायत तंदुरुस्त था, मेरे सामने आ गया और उसने जलती हुई निगाहों से मुझे देखा और बोला, मिस्टर शाह, मिस्टर शाह, हाँ मेरे साथ आइए। उसके अंदाज में तोहमखाना कैफियत थी। बहरहाल मैंने उससे कोई इनहराफ नहीं किया और उसके साथ आगे बढ़ता हुआ एक दूसरे गार में पहुंच गया। तशरीफ रखिए।
उसने एक सोफे की जानिब इशारा करते हुए कहा और मैं बैठ गया। आप कौन है मिस्टर शाह? यही सवाल मैं आपके बारे में भी कर सकता हूँ। मेरा नाम जिम होस्टन है। ओहो, मैं आपका तारुफ मिस रीटा से सुन चुका हूँ। जी, मुझे इल्म है इस बात का। मिस रीटा की क्या हालत है? मैं उनसे मिल नहीं सकता। मिल लीजिएगा, जल्दी क्या है? कैफियत क्या है उनकी? अब बिल्कुल ठीक है, बुखार उतर गया है, लेकिन उनसे मुलाकात से पहले आपको मेरे सवालात के जवाबात देना जरूरी है मिस्टर शाह। जी, आप कौन हैं? मैं रीटा को बता चुका हूँ, लेकिन इस वक्त रीटा नहीं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। आपको ये सवाल करने का हक किसने दिया है मिस्टर होस्टन? मैं इस जगह का इंचार्ज हूँ। ये जगह क्या है? गुड, वेरी गुड। मुझे यकीन है कि आप एक इंतहाई चालाक आदमी हैं और निहायत चालाकी से आपने रीटा पर हाथ डाला है। गुड, वेरी गुड। आप भी मुझे काफी चालाक मालूम होते हैं, कहानियां गढ़ने के माहिर। मैंने मिस रीटा पर हाथ नहीं डाला। क्या मिस रीटा ने आपको ये नहीं बताया कि मेरी और इनकी मुलाकात कैसे हुई थी? ऐसे मौके पैदा किए जा सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर जिम? मैंने सवाल किया, यही कि आप मुझे अपने बारे में बताइए। ये अंदाजा तो आपने लगा लिया होगा कि ये जगह ऐसी नहीं है कि यहाँ अजनबी लोग आ सकें। रीटा ने ये हमाकत कर डाली है, मुझे उसे भी संभालना है और आपका भी अंदाजा लगाना है। इसलिए आपके हक में बेहतर यही है कि मुझे तफसील बता दीजिए। मिस रीटा से मेरी मुलाकात कराइए, उसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा। मैंने कहा, नहीं मिस्टर शाह, इससे पहले कि आपके साथ कोई सख्ती या ज्यादती की जाए, आपके लिए बेहतर है कि मुझसे ताउन करें। मैं यहाँ खुद नहीं आया मिस्टर। मिस रीटा ने मुझे बीमारी के आलम में इस जगह का पता बताया था। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते तो फिर खुदा हाफिज, मुझे वापसी की इजाजत दीजिए। ये भी इतना आसान काम नहीं होगा मिस्टर शाह। उसने कहा, गोया मुझे रोका जाएगा। रोका ही नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ आपकी कब्र बना दी जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? उसने किसी कदर सर्द लहजे में कहा और मैं खामोश निगाहों से उसे देखने लगा। आप अपने बारे में तफसीलात बता दीजिए। मैं बता चुका हूँ कि मैं एक आवारा गर्द हूँ और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में घूमता फिरता हूँ। मेरा जरिया माश भी यही है कि जहाँ से भी जो कुछ हासिल हो गया, हासिल कर लिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। आप मेरे कागजात देख सकते हैं। कहाँ हैं आपके कागजात? सैली 2 के एक होटल में। खूब, आप हमें उस होटल का पता बता दीजिए, उसने कहा और मैंने इत्मीनान से उसे अपने होटल का पता बता दिया। आपके बारे में तहकीकात कर ली जाएगी, लेकिन आप पर फर्ज है कि किसी किस्म की कोई गलत हरकत ना करें। उस बेवकूफ लड़की के करीब पहुंचने की कोशिश ना करें। ताज्जुब है, अगर वो इस काबिल नहीं थी कि मुझे यहाँ लाकर मेरी मेहमान नवाजी कर सकती, तो उसे मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। खैर, अब जो हमाकत मुझसे हो गई है वो तो भुगतना ही पड़ेगी। ओके मिस्टर जिम होस्टन, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। आप यहाँ कयाम करें और हम जिस वक्त मुनासिब समझेंगे आपको यहाँ से आजाद कर देंगे। और अगर आप हमारे लिए कोई खतरनाक शख्सियत साबित हुए तो फिर आपको यहीं रहना होगा। मेरा ख्याल है आप मुझे फौरन यहाँ से निकल जाने की इजाजत दे दें। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, ये मुमकिन नहीं है। अभी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि गार के दरवाजे से रीटा अंदर दाखिल हो गई। उसने मुझे देखते हुए कहा, हो डियर शाह, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें देखने तुम्हारे गार में गई थी। आप कैसी हैं मिस रीटा? अब बिल्कुल ठीक हूँ, बस उस जख्म ने जरा परेशान किया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बेहतरीन देखभाल करके उसकी बैंडेज कर दी है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मिस्टर जिम होस्टन है, इन्होंने मुझसे खुद अपना तारुफ कराया है। ओह जिम, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ शाह के बारे में, लेकिन जिम होस्टन का ख्याल है कि मैं कोई गलत आदमी हूँ और ये मुझे कैद कर देना चाहते हैं। जिम, क्या कह रहे हो तुम? रीटा ने सख्त लहजे में कहा। सुनो रीटा, सारी बातें अपनी जगह, मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। मैं यहाँ तुमसे ताउन नहीं कर सकता। इस शख्स के बारे में जब तक मुझे मुकम्मल मालूमात ना हासिल हो जाएं, मैं इसे कैदियों की हैसियत से रखना चाहता हूँ। इसके बावजूद कि मैं तुम्हें सारी हकीकत बता चुकी हूँ। हाँ, इसके बावजूद तुम अगर इसे यहाँ न लाती तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अब इसका यहाँ से चले जाना खतरनाक भी हो सकता है। मैं ये काम कभी नहीं होने दूंगी, समझे? इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ सैली 2 पहुँचा दिया जाए, और अगर तुम ये काम नहीं कर सकते जिम, तो मैं करूंगी। रीटा, गलत बातें करने की जरूरत नहीं। मैं इस सिलसिले में कोई रायत नहीं कर सकता। मैं तुमसे रायत मांगती भी नहीं हूँ, उसने कहा। और जिम होस्टन ने फौरन ही मुंह बाहर की तरफ करके किसी को आवाज दी। एक आदमी अंदर आया तो उसने कहा, दूसरे लोगों को बुलाओ और इसे नंबर 3 में कैद कर दो। रीटा गुरा कर होस्टन की जानी मुड़ी थी। अगर तुम ऐसा करोगे होस्टन, तो मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुमसे तो मुझे बहुत सी बातें करनी है रीटा। तुम्हारी फितरत के बारे में अब मुझे सही तौर पर अंदाजा हो गया है। तुम दोस्त बदलने की आदी हो और मैं समझता हूँ कि तुम इस शख्स के जाल में पूरी तरह फंस चुकी हो। ये बदतमीजी की इंतहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर तुमसे जो कुछ किया जा सकता है वो कर लो, जिम ने कहा। और वो लोग अंदर आ गए जिन्हें मुझे गिरफ्तार करना था। मैंने खामोशी से अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। इस बार जिस जगह मुझे कैद किया गया
वहाँ एक बड़ा सा गार था और उसमें बड़ी बड़ी सलाखें लगी हुई थी। उस गार को बाकायदा कैद खाने की सूरत दी गई थी। अंदर खुरदरा फर्श था और कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आरामदेह कहा जा सके। मैं यहाँ बैठ गया। सूरत हाल मेरी निगाहों में वाज़ेह हो गई थी। यकीनन इन गारों में कोई ऐसी कार्रवाई हो रही थी जो गैर कानूनी थी और यकीनन इन लोगों को कुछ लोगों से खतरा भी था। किस्सा क्या है कुछ समझ में आना चाहिए। वैसे इस सूरत हाल से थोड़ी सी परेशानी भी लाहिक हो गई थी क्योंकि ये अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ क्या है और मुझे किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। रीटा और जिम होस्टन के ताल्लुकात का भी कुछ अंदाजा हो रहा था, लेकिन एक इत्मीनान भी था, वो ये कि रीटा मेरी हमदर्द है और मुझसे मुतासिर हो गई है, जबकि जिम होस्टन इसका महबूब मालूम होता है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अजीबो गरीब हालात का सामना करना पड़ा था मुझे, लेकिन देखना यह था कि इसके बाद क्या होता है। वैसे अपने लिए कोई तरीकाकार मुंतखब भी करना था। हो सकता है रीटा जिम होस्टन का मुकाबला ना कर सके। जहाँ तक जिम होस्टन का ताल्लुक है, वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम कर पाएगा और इसके बाद जो कुछ होगा वो मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये बात भी ज्यादा पुरानी ना साबित हुई और रात के किसी हिस्से में कुछ लोग मेरे पास पहुंच गए। मैं गार के फर्श पर लेटा हुआ था। रोशनी देखकर उठकर बैठ गया। उनमें से दो ने पिस्तौल निकालकर उनका रुख मेरी जानिब किया और बोला, चलो कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? खामोशी से चलो, वरना इन पिस्तौलों पर साइलेंसर लगे हुए हैं। तुम्हें बासानी गोली मारकर यहीं कहीं गार में फेंक दिया जाएगा। वो जो कुछ कह रहे थे वो दुरुस्त ही मालूम हो रहा था, लेकिन मेरी आंखों में नीलाहटें तैरने लगी थी। मुझे उन लोगों के दरमियान कैद नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ करना ही होगा। ताहम मैं उनके साथ चलता हुआ एक बहुत बड़े गार में दाखिल हो गया, जहाँ रोशनी का माकूल बंदोबस्त किया गया था। जिम होस्टन गार में मौजूद था और खूंखार निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने मुझे लाने वालों को हुक्म दिया, बांध दो इसे, और मुझे बहुत बुरी तरह बांध दिया गया। पथरीले गारों में लोहे के कड़े लगे हुए थे जिनमें जंजीरें बंधी हुई थी। उन जंजीरों को मेरी कलाइयों में डाल दिया गया और मेरे दोनों हाथ ऊपर उठ गए। मैं ज़माने कदीम के एक जल्लाद के सामने खड़ा हुआ था जो जिम होस्टन की शक्ल में मेरे सामने था। जिम होस्टन ने जल्लादों ही की मानिद एक लंबा चमड़े का हंटर निकाल लिया था। मैं सर्द निगाहों से उसे देखता रहा। कुछ करना था, कुछ न कुछ करना था। बुरी सूरत हाल हो गई थी और इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल बेबस था, निहायत बेबस। तब जिम होस्टन आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ने लगा। उसकी आंखों में खून की सुर्खी तैर रही थी। वो भूखी निगाहों से मुझे देख रहा था। इंसानों के बारे में थोड़ा सा तज्जिया मैंने भी किया था और अब इतना वक्त इस पेशे में गुजर गया था तो कम से कम मुझे इंसानों की शिनाख्त हो गई थी। जिम बहुत खतरनाक आदमी नजर आता था और उससे किसी किस्म के रहम या हमदर्दी की तवक्को नहीं रखी जा सकती थी। उसके हाथ में चमड़े का मजबूत हंटर लहरा रहा था और चेहरे पर अजीब सा तासुर छाया हुआ था। मेरे करीब पहुंचकर वो सीधा खड़ा हो गया। मैं सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसकी फुंकार उभरी, तुम रीटा तक क्यों पहुंचे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था जिम के मैं खुद रीटा तक नहीं पहुंचा। फोर्ट लाइन पर क्या कर रहे थे? स्याहत, फोर्ट लाइन में कई लाशें सड़ रही हैं। उसने कहा, हाँ मैंने भी वो लाशें देखी थी। तुम्हारा उन लोगों से क्या ताल्लुक था? तुम मुझे जहनी मरीज मालूम होते हो जिम। मैंने तुमसे साफ लहजे में कह दिया कि मेरा किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं। सैल्यूटू में सियाहत के लिए आया था और इर्द गिर्द के मनाजर देखना मेरी हॉबी है। टहलता हुआ इस तरफ भी निकल आया और इस तरह फोर्ट लाइन पहुंचा। सैल्यूटू से तुम टहलते हुए फोर्ट लाइन निकल आए थे, पैदल? उसने किसी कदर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। नहीं, मैं जीप से आया था। जीप कहाँ गई? मेरे साथ एक लड़की भी थी जो पेशावर थी। गुड, नई कहानी। जिम होस्टन सफाकाना अंदाज में मुस्कुराया, फिर बोला, वो लड़की कहाँ गई? जीप लेकर भाग गई। क्यों? उसने मेरे पास से काफी बड़ी रकम उड़ा दी थी। मैंने जवाब दिया। जिम होस्टन बेख्तियार हंस पड़ा, फिर बोला, तुम किसी भी हैसियत के मालिक हो, कहानियां सुनाने में महारत रखते हो, लेकिन मेरा नाम जिम होस्टन है। जीप किसकी थी? उसी लड़की की। पेशावर लड़कियां अव्वल तो जीप लिए नहीं फिरती। दूसरी बात यह कि क्या तुम्हें किसी पेशावर लड़की के साथ कोई और खूबसूरत जगह नहीं मिल सकी थी जो तुमने फोर्ट लाइन आना मुंतखब किया? देखो जिम होस्टन, मैं जो कुछ तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें इस पर यकीन कर लेना चाहिए। जहाँ तक रीटा फ्रेडी का ताल्लुक है तो इससे मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है और ये बात तुम उससे मालूम कर सकते हो, बल्कि मालूम कर भी चुके हो। इसके बाद अगर तुम मुझे कोई नुकसान ही पहुंचाना चाहते हो तो मेरे ख्याल में ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं होगा। बेहतर है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। ऐसे नहीं, तुम्हें अपने बारे में एक एक लफ्ज बताना पड़ेगा। मेरे ये होंठ देख रहे हो, मैं इन्हें बंद कर रहा हूँ और इसके बाद अगर तुम मेरे मुंह से एक आवाज भी निकाल सके तो मैं तुम्हें तस्लीम कर लूंगा, वरना मेरी निगाह में तुम एक कुत्ते से बदतर हैसियत इख्तियार कर जाओगे। समझ रहे हो ना तुम? मैंने गुराए हुए लहजे में कहा और जिम होस्टन की आंखें आग बरसाने लगी। उसने हंटर सीधा किया और मैंने होंठ बंद कर लिए। मेरी आंखों में नीले रंग की आमेज़श थी।
और मेरे अतराफ में नीलाहटें बिखरती जा रही थी। वही जुनून तारी हो गया था मुझ पर जो बाज़ औक़ात तारी हो जाया करता था। जिम हॉस्टन ने सर्द लहजे में कहा, जवाब दो, कौन हो तुम? और इसके साथ ही उसका हंटर मेरे जिस्म पर पड़ा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे जिस्म पर कोई चीज पड़ी है। मैं सर्द निगाहों से उसे देखता रहा। जिम हॉस्टन ने फिर वही सवाल किया, जवाब दो, कौन हो तुम? मैं खामोशी से उसे देखता रहा और उसके बाद जिम हॉस्टन पर भी शायद जुनून का दौरा ही पड़ गया। उसने अपनी ताकत से भरपूर कोशिशें शुरू कर दी और मेरे जिस्म पर हंटरों की बारिश होने लगी। मेरी आंखें उसे गू रही थी और मेरे होंठ बंद थे। अगर ऐसे वक्त मेरे होंठों से सिसकी की आवाज तक निकल जाती तो मुझे खुदकुशी कर लेना पड़ती। मैंने उसे चैलेंज किया था और मैं उसकी कुव्वतों का जायजा ले रहा था। हैरानकुन बात यह थी कि मेरे जिस्म ने हंटरों का एहसास तो खत्म कर ही दिया था, लेकिन मेरे हवास भी मेरा साथ दे रहे थे और मैं बस इस अंदाज में उसे देख रहा था जैसे कोई शरीर बच्चा मेरे सामने खेल रहा हो। जिम हॉस्टन को मेरे जिस्म का जो भी हिस्सा खाली मिला उस पर उसने हंटरों की बारिश की। मेरा लिबास तार तार हो चुका था। हंटरों से मेरे लिबास के चीथड़े उड़ गए थे और जिस्म का तो मैं जायजा ले ही नहीं सकता था। जगह जगह से खून रिस रहा था, लेकिन मैं होंठ बींचे जिम को देख रहा था। फिर अचानक ही कुछ हुआ। कुछ लोग अंदर आए और उन्हें धक्का देती हुई रीटा फ्रेडी भी अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होने के बाद उसने मुझे देखा, जिम को देखा और दूसरे लम्हे उसकी हलक से जुनूनी चीखें निकलने लगी। जिम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तूने क्या किया है जिम? ये तूने क्या किया? रीटा मेरे करीब पहुंच गई और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगी। जिम सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। रीटा फ्रेडी ने खूंखार अंदाज में उसकी जानिब पलटते हुए कहा, इसे खोल दे जिम, मैं कहती हूँ इसे खोल दे, वरना तेरी मौत मेरे हाथों होगी। सुना तुमने जिम हॉस्टन, तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। तू इसे खोल दे। तुम जानती हो रीटा कि मेरे स्पुर्द क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में तुम रुकावट बनी तो मुझे इसके इख्तियारात हैं कि तुम्हें कैद कर दूं। जिम देख, लिख ले, तू सुन ले, मेरे हाथों ही मारा जाएगा। कुत्ते जलील, तू मेरे हाथों ही मारा जाएगा। मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। तुम लोग क्या देख रहे हो? खोलो, ये मैं कह रही हूँ। रीटा फ्रेडी तुमसे कह रही है, इसे खोल दो। इस बार उसने उनको इशारा किया था जो वहाँ मौजूद थे। सब एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गए। जिम की होंठों पर हकारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, मैडम रीटा को एहतराम से ले जाओ और इन्हें 3 नंबर में बंद कर दो। गोया तू। जिम कुत्ते, नफरत करती हूँ मैं तुझसे, नफरत करती हूँ। समझता है तू? जितनी मोहब्बत करती थी अब उतनी ही नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मैडम रीटा को ले जाओ। तुमने सुना नहीं? वो लोग रीटा के इर्द गिर्द खड़े हुए। रीटा ने गुर्राए हुए लहजे में कहा, किसी की मजाल है जो मुझे हाथ लगाए? एक एक को कत्ल कर दूंगी, कत्ले आम कर दूंगी यहाँ। तुम लोगों ने सुना नहीं? उठाकर ले जाओ इसे।